हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट थर्ड के अंतर्गत कम से कम 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों पार्ट वन और पार्ट टू के अंतर्गत हमने कुल 70 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो आप पार्ट वन पार्ट टू को देखें, उसके उपरांत पार्ट थर्ड यानी कि इस वीडियो को आप देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, टोम्बलो निर्मित होता है। टोम्बलो जो है एक स्थलाकृतियाँ हैं, अपरदन के कारकों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। उसमें से किसके द्वारा निर्मित होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, जलीय क्रिया, हिमानी क्रिया, लहर द्वारा और पवन द्वारा। तो टोम्बलो का जो निर्माण है ये हमारा सागरीय लहर द्वारा होता है। ठीक है, टोम्बलो जो है हमारा सागरीय लहर द्वारा निर्मित होता है। इसके उपरांत दूसरा प्रश्न हमारा आता है, पेंट पॉट। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेंट पॉट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या निकालना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है पेंट पॉट के बारे में। तो पहला ऑप्शन है, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म और गहरे रंग का द्रव कीचड़ मड बाहर निकलता है। दूसरा है, इनके साथ सामान्यतः गेसर या गीजर पाए जाते हैं। पेंट पॉट संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के वायोमिंग राज्य में पाए जाती है। देखिए, इसमें पेंट पॉट सामान्य तौर पर ये एक प्रकार का गीजर होता है और इनका क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नामों से हम लोग जान सकते हैं। इसमें जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी यानी तीनों सही है पेंट पॉट के रेफरेंस में। ठीक है, तीनों सही है। और ये जब आप ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो ज्वालामुखी के गौण स्थलाकृतियों में हम पढ़ते हैं गीजर। गीजर के अंतर्गत पेंट पॉट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में इस प्रकार के छोटे छोटे गीजर देखने को मिलते हैं, जिसमें काफ़ी मड भी बाहर निकलता है, गैस भी बाहर निकलता है, गर्म लावा भी उसमें जो है बाहर निकलता है, साथ ही गर्म वाष्प भी बाहर निकलता है। अगला प्रश्न हमारा आता है, श्वास तथा अधोप्रवाह की क्रियाएं होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, श्वास और अधोप्रवाह की क्रियाएं होती हैं। ये आपका जुड़ा हुआ है सागरीय लहर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जुड़ा हुआ है सागरीय लहर से। सागर का जो तटीय हिस्सा है, यानी कि मान लेते हैं भारत का ये पूर्वी घाट का, सागर का, बंगाल की खाड़ी का ये हिस्सा है, और इसी के साथ हमारा इधर अरब सागर का हिस्सा है। तो इसमें जब कोई सागरीय लहर जा रहा है तट की ओर, ठीक है, तो तट की ओर जा रहा है तो इसमें हम लोग एक्चुअली इसको वेलांचली धारा कहते हैं, लेकिन जब तट की ओर ये जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं श्वास। ठीक है, और जिसको श्वास कहते हैं, जब यही आपका रिटर्न हो जाता है तो ये हमारा हो जाता है बैक श्वास। ठीक है, तो ये आपका बनता है सागरीय लहर पर। तो ये सागरीय लहर को जब आप डिटेल्स पढ़ते हैं तो उसमें आपका ये शब्द उल्लेख होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा शामिल है कथन और कारण से। ठीक है, कथन और कारण से शामिल है। कथन है कि भूकंप लहरें भूगर्भ की संरचना को समझने में सहायक होती हैं। ठीक है, भूकंपीय लहरें भूगर्भ की संरचना को समझने में सहायक होती है। ये 100% सही है, क्योंकि जो हमारा संरचना है आंतरिक भाग में, तो जहाँ पर कमज़ोर चट्टानें होंगी, जहाँ पर अवसादी चट्टानें होंगी, रूपांतरित होंगी, वहीं पर वो जो है कंपन करेगा। जो जोन है, वीक जोन है, वहाँ पर वो कंपन करता है। यानी कि हम लोग समझते हैं कहाँ पर हमारा कठोर जोन है, कहाँ पर कमज़ोर जोन है। तो भूकंपीय लहरें क्या करता है, हमारे जो भूगर्भ का स्ट्रक्चर है उसको समझने में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद कारण इसमें बता रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ इनकी गति बढ़ती जाती है। गहराई बढ़ने के साथ इनकी गति बढ़ती जाती है, यानी कि भूकंप की जो है गति बढ़ते जाती है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए कि भूकंप ये
पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझ कर बात करता है, जबकि ये गति का बात करता है। दो अलग अलग तथ्यों के बारे में बात कर रहा है। सही तो दोनों स्टेटमेंट है, लेकिन तथ्य जो है अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर जो है इसमें बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा बारीकी से देखें, बारीकी से समझें और दोनों को समझने का कोशिश करें कि दोनों का रूट क्या क्या है, किस प्रकार से ये आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंजाकार या बर्ड फुट डेल्टा का उदाहरण है। कौन सा जो है आपका पंजाकार डेल्टा का उदाहरण देखने को मिलता है? तो पंजाकार डेल्टा का उदाहरण हमारा मिसिसिपी नदी, ये डेल्टा से निर्मित क्वेश्चन है। आप नदी जब पढ़ते हैं तो नदी का अंतिम स्वरूप डेल्टा है। डेल्टा में जो हमारा है उसी में विभिन्न प्रकार का है, पंजाकार है, पक्षी जिसको हम लोग जो है पक्षी के पंजाकार कहते हैं। तो ये मिसिसिपी से हमारा जो है बनता है। इसमें अगला प्रश्न है कि किस विद्वान के अनुसार किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं? ठीक है, किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं। ये स्टेटमेंट किनका है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप एलसी किंग का थ्योरी पढ़ते हैं तो एलसी किंग के थ्योरी में ये आपका आता है कि किसी भी हमारा जो आदर्श पहाड़ी ढाल है उसका जो मूल रूप से 4 प्रमुख भाग होते हैं। 1953 में, ठीक है, ध्यान दीजिए, एलसी किंग महोदय ने 1953 में, यानी कि आप कह सकते हैं 1953 ईस्वी में, ठीक है, 1953 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत था? हिल स्लोप साइकिल थ्योरी, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत। और इसमें लैंडस्केप इवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे पहले किंग महोदय ने 1951 में नदी चक्र से संबंधित, नदी अपरदन से संबंधित भी प्रतिपादन किया था। साथ ही साथ किंग का जो ये चक्र है, यानी कि जो सिद्धांत है पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत, इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल रेट्रैप थ्योरी, समानांतर निवर्तन सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। समानांतर निवर्तन सिद्धांत, ठीक है, समांतर निवर्तन सिद्धांत इसी एलसी किंग के सिद्धांत को कहा जाता है। इसमें वुड महोदय का भी योगदान है। ये जो वुड महोदय इसके साथ मैंने दिया है, वुड महोदय 1942 का जो है इनका योगदान है। इन्होंने भी कोशिश किया है इस सिद्धांत को देने का। पैंक ने कोशिश किया है, फेयर ने कोशिश किया है, हार्टन ने कोशिश किया है, तो विभिन्न विद्वानों ने इसको दिया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन एकल प्रक्रम की संकल्पना से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल देखिएगा कि एकल प्रक्रम की संकल्पना से संबंधित नहीं है। एडवर्ड यंग महोदय जो हैं ये एकल प्रक्रम से संबंधित नहीं है। हार्टन का जो सिद्धांत एकल प्रक्रम है, गिलबर्ट का भी एकल है और एसी लॉशन का भी एकल है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर यंग ने नहीं किया है? ढाल पतन, क्रमिक ढाल, ढाल प्रतिस्थापन और समानांतर विवर्तन सिद्धांत। ठीक है, इसमें से आपका जो आंसर होगा वो है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। जब आप आर्थर यंग को देखते हैं, आर्थर यंग को पढ़ते हैं, तो ढाल पतन के बारे में उन्होंने व्याख्या किया, क्रमिक ढाल सिद्धांत दिया, समानांतर निवर्तन सिद्धांत दिया। तो ये सभी सिद्धांत की व्याख्या आर्थर यंग ने किया है, लेकिन ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत का व्याख्या उन्होंने नहीं किया है। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत का व्याख्या पैंक महोदय का है। देखिए, डेविस ने पतन सिद्धांत के बारे में बात किया है, लेकिन इसका भी जो है आर्थर यंग का इम्पोर्टेंस। एलसी किंग ने जो है आपका समानांतर निवर्तन, गिलबर्ट का क्रमिक ढाल सिद्धांत, तो इनके अलावा भी आर्थर यंग का इन दोनों में योगदान है। अगला हमारा आता है रोटेशनल स्लिप रोटेशनल स्लिप संकल्पना से कौन संबंधित है? तो रोटेशनल स्लिप संकल्पना से सर्ख निर्माण संबंधित। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है
और इस प्रश्न का डिटेल्स मैंने खोजने का प्रयास किया, लेकिन डिटेल्स हमको उतना मिला नहीं, बस सर्ग से संबंधित रोटेशनल स्लिप संकल्पना मिला। यदि इससे संबंधित कुछ भी डिटेल्स आपके पास हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला है हिमानी निक्षेपण क्रिया से बनता है। ठीक है, हिमानी निक्षेपण क्रिया से बनता है। लेपिज, जलोढ़ शंकु, नुनाटक, ये तीनों आपका जो है कहीं ना कहीं, जलोढ़ शंकु नदी है, लेपिज आपका जो बनता है वो सागरी लहर से है, नुनाटक भी बनता है आपका हिमानी से, लेकिन केम जो है ये हिमानी निक्षेप से बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उपरोक्त आरेख में वाई चिन्हित भूआकृति का क्या नाम है। ये जो वाई है, इस सेक्शन को देखना है कि वाई चिन्हित भूआकृति का क्या नाम है। देखिए यहाँ पर आपका पहाड़ है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर प्लाया दिया हुआ। ये एक्चुअली ये आपको दिखा रहा है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। तो यहाँ पर पहाड़ी का जो ये तराई मैदानी भाग है, इसको हम लोग कहते हैं पेडिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि पर्वत शुष्क प्रदेश से संबंधित है, पवन से, तो बाढ़ का मैदान पवन से बनता नहीं है, समप्राय मैदान पवन से बनता नहीं है, पदस्थली जो है पवन से बनता नहीं, तो बच गया आपका पेडिमेंट। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्न में से कौन सही सुलेमित है। देखिए कौन सही सुलेमित है, इस पर हमारा जो है फोकस करना है। ठीक है, तो स्टेलेकटाइट एक है आपका, ट्रेवेंटाइन है, पोनार है और स्टेलेगमाइट है। तो स्टेलेकटाइट और स्टेलेगमाइट और ट्रेवेंटाइन, इन तीनों को आप पहले देखें। तो स्टेलेकटाइट में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। स्टेलेगमाइट में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी धरातल से ऊपर की ओर उठता हुआ है और ऊपर से नीचे की ओर लटकता हुआ है। ट्रेवेंटाइन क्या है कि जो छोटे छोटे ऐसे अवसाद जमा हो जाते हैं जो काफ़ी मतलब बंद हो जाते हैं, दीवार की तरह काम करते हैं जो कंदराओं में। लेकिन पोनार क्या है आपका, घोल रंध्रों को कंदराओं को मिलाने वाले तिरछे छिद्र, यानी कि जब विभिन्न घोल रंध्र आपस में मिल जाते हैं, डोलाइन मिल जाती हैं, तो वो बाद में जाकर आगे पोनार का निर्माण करती है। तो ये हमारा यहाँ पर सही है। ट्रेवेंटाइन के संदर्भ में एक बात मैं और कर दूँ कि ये जो अपर्दन वर्ड है, अपर्दन और बाढ़ से बची नहीं, बल्कि ये आपका निक्षेपण से बनता है ग्राउंड वाटर में, इसलिए ये भी गलत है, यानी आंसर जो है पोनार हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो आता है, सूची 1 है, सूची 2 है, सुलेमित करना है। यहाँ पे अपघर्षण, उत्पाटन, अपवाहन, घोल क्रिया। ठीक है, अपघर्षण, उत्पाटन, अपवाहन और आपका घोल क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए उत्पाटन, यानी कि ये हिमानी में उत्पाटन क्रिया होता है, हिमानी से सर्क बनता है। ठीक है, हिमानी में आपको उत्पाटन क्रिया होता है और हिमानी से हमारा क्या बनता है, सर्क बनता है। अपघर्षण जो है हम कहेंगे कि यहाँ पर तो नदी का संदर्भ नहीं है, तो अपघर्षण जो है, अपघर्षण आपका होगा पोनार। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत बताया, थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपघर्षण, एक मिनट फिर से मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें आपको यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि अपघर्षण जो है ये आपका हो जाएगा खांचा। ठीक, उत्पाटन हो जाएगा सर्क, ये ठीक है। आपका अपवाहन हो जाएगा हवा का, और घोलन क्रिया में आपका पोनार हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर है तो घोलन क्रिया होगा। चलिए, यानी आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान के समूह के धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण के पेडिमांट के निर्माण की भूमिका को बल दिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसका आपका जो आंसर होगा, मैकगी, ब्लैकवेल्डर और जॉनसन महोदय ने पार्श्विक क्षरण सिद्धांत पेडिमांट निर्माण से संबंधित अपना बल दिया है। उसके बाद आता है, परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किसने किया था। देखिए यहाँ पर दो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि परिहिमानी शब्दावली का अगर आपको बात करें तो लेजेंस्की महोदय, लेकिन परिहिमानी अपर्दन चक्र की यदि आपका बात किया जाए, ठीक है, परिहिमानी अपर्दन चक्र का अगर आपका बात किया जाए तो आपका पेल्टियर। ध्यान दीजिएगा कि परिहिमानी अपर्दन चक्र पेल्टियर, लेकिन परिहिमानी शब्द जो है जेलेंस्की। इस पर क्या है, अगला प्रश्न है, अस्पर क्या है। तो अस्पर होता है पर्वत का कटा हुआ भाग, जब उस पर अपर्दन हो जाता है, जो
भाग बच जाता है मेसाब्यूट जैसा, तो उस तरह उसे हम लोग अस्पर कहते हैं। इसके बाद हमारा जो है हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को प्रस्तुत करती है। हिमालय क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित होती है वो किस प्रकार की, तो हिमालय की ज़्यादातर नदियां सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि अपने ढाल के अनुरूप वो बह रही है। उसके बाद हमारा है अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है, तो अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति बरखान के नाम से जानी जाती है। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो निक्षेपण होता है वायु का, उससे हमारा बालू का स्तूप का निर्माण होता है, जिसमें जो अर्धचंद्राकार होता है, जो अर्धचंद्राकार इस तरह होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बरखान। ठीक है, और इसका हवा का दिशा मंद ढाल और हवा के विपरीत में तीव्र ढाल, यानी कि दिशा में मंद ढाल होता है, विपरीत में तीव्र ढाल होता है। इसके बाद है तलस्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम है। जब ये नकारात्मक गति का बात आपको कह दिया जाता है तो आप एकदम दिमाग में लगा कर ये सोच लीजिए कि ये रिन्यूवेंजेशन यानी पूर्णयवन या नवोन्मेष होता है। नेगेटिव प्रभाव जो है तलस्तर बेस लेवल में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेनुवेंशन या फिर नवोन्मेष। अगला है ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता को कहते हैं अक्रमवर्ती। ठीक है, यानी कि जो नदी प्रादेशिक ढाल के अनुरूप नहीं बहती है बल्कि प्रतिकूल दिशा में और भौतिक संरचना के आर पार प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अक्रमवर्ती। इसके अंतर्गत हम लोग दो को रखते हैं, पूर्वरोपित और पूर्वरोपित और पूर्ववर्ती। ठीक है, यहाँ पर दो हो जाएगा आपका, एक हो जाता है पूर्वरोपित, आप लोग लिख लीजिए, और दूसरा जो है पूर्ववर्ती। अगला प्रश्न हमारा आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा है यहाँ पर। क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब कोई नदी, ध्यान दीजिए कि जब कोई नदी मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है तो वह प्रस्तुत करती है। ध्यान दीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। फिर से मैं प्रश्न को एक बार रिपीट करूं कि जब कोई नदी अपने मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है तो उसे हम प्रत्यानुवर्ती प्रवाह प्रतिरूप कहते हैं, यानी कि प्रधान अनुवर्ती सरिता के प्रवाह दिशा के विपरीत। यानी प्रधान अनुवर्ती सरिता हमारा ये है, इसके विपरीत ये डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसके विपरीत जब कोई नदी प्रवाहित होती है तो अब्सिक्वेंट उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रत्यानुवर्ती कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा 92 नंबर का और है, जो ओवरऑल 92 आता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि ड्राई क्राइंटर संबंधित है। तो ड्राई क्राइंटर जो है वो आपका शुष्क क्षेत्रों में निर्मित होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि शुष्क स्थलाकृतियों में इसको हम लोग देखते हैं। यानी आप सीधे समझिए कि बोल्डर को ही हम लोग जो है, बड़े बड़े बोल्डर होते हैं उसी को हम लोग ड्राई क्राइंटर कहते हैं, और ये शिलाखंड पवन की दिशाओं में अपर्दन होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कथन और कारण। फिर हमारा आता है कथन और कारण के संदर्भ में यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस है, इसको देख लिया जाए। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धावस्था में नदियाँ अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। तो आप जब नदी को देखते हैं तो अत्यधिक विसर्पण कहने का मतलब है कि सर्प आकार में ये प्रवाहित होती है प्रौढ़ावस्था में। तो कथन हमारा ए असत्य है। ठीक है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में नदी विसर्प होती है। उसके बाद अगला कारण है कि वृद्धावस्था में नदियों का भार वहन क्षमता समाप्त प्राय हो जाता है। सही है, यानी कि आंसर जो है डी होगा, ये गलत है, आर सही है। अगला है भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एरी और प्रॉट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की गई है। मतलब किसने ये भू संतुलन का परिकल्पना प्रस्तुत किया, जिसने एरी और प्रॉट के सिद्धांत दोनों को शामिल किया, हेस्कीकनन ने। ठीक है, अगला है नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई है। नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई हम लोग देखते हैं 2900 किलोमीटर। उसके बाद है कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, तो ये जो है आपका लोनार झील महाराष्ट्र में। अंध घाटी पाई जाती है। अंध घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो अंध घाटी हमारा कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, ग्राउंड वाटर से बनती है। उसके बाद हमारा प्रश्न है
पर्वत और घाटियाँ किस संचलन से बनती हैं? पर्वत और घाटियाँ किस संचलन से बनती है? भू संचलन से संबंधित चैप्टर से मैंने इसको मेंशन किया है। तो ये आपका क्षैतिज संचलन का परिणाम है। उसके बाद है अग्र प्रदेश और पृष्ठ प्रदेश सिद्धांत किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि अग्र प्रदेश और पृष्ठ प्रदेश हमारा वलित पर्वत से संबंधित है। इसी के संदर्भ में आपका जियोसिंक्लाइन भी मिलता है। उसके बाद अंतिम प्रश्न हमारा है, अंतिम प्रश्न क्या है हमारा कि धरती यानी ग्लोब का जल और स्थल का प्रतिशत कितना है? तो हम सभी जानते हैं 71/29। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? आज मैंने आप लोगों को तीनों पार्ट में कुल 100 जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन का चर्चा किया है। तो इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।